नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से, जहां इस वक्त कांग्रेस की तरफ से किसान सम्मेलन का आज से उसकी शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में मौजूद हैं। किसानों की भावनाओं के साथ साथ इस मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, आदरणीय डोटासरा जी एवं मंच पर विराजे हुए सभी अतिथिगण, राजस्थान के माननीय विधायकगण, राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व समस्त किसान भाइयों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे इस बिल पे बात करने के लिए बुलाया गया। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अतुल गुप्ता है और मैं राजस्थान राज्य से आता हूं और संपूर्ण भारत देश में ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूं। ये बिल जब से पास हुआ है, जब से पूरे भारत नहीं संपूर्ण देश के किसानों में एक ऐसी क्रांति आई है कि सोचा था कुछ और, निकला कुछ और। सोचा था कि भारत में एक नई ऊर्जा आएगी और किसानों का जो जीवन है वो बदल जाएगा, लेकिन स्थिति क्या हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हम बात कर रहे हैं यहाँ कि 3 काले कानूनों को केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से पास किया है, जिस तरह से भारत के किसानों को इस तरह से अपने ऊपर कुठाघात करने के लिए मजबूर कर दिया है कि अब तक आप आत्महत्या करते थे, अब आपको हम आत्महत्या की गोली दे देते हैं, अब खाओ और अपने घर में सो जाओ, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। एक बिल पास किया जिसका नाम है फार्मर प्रोडक्ट ट्रेड कॉमर्स प्रोडक्शन एवं फैसिलिटेशन बिल। दूसरा बिल है फार्मर इकोनॉमी एवं प्रोडक्शन एग्रीमेंट प्राइज अश्योरेंस और तीसरा बिल है फार्मर सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटी बिल। अब इन तीनों के बारे में समझने से पहले आपको ये बात जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है और भारत जो है कृषि पर निर्भर देश है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत कृषि पर निर्भर देश तो है, लेकिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति कृषि आधारित उत्पादों को खाने पर भी निर्भर है। हम ये बात बार बार भूल जाते हैं। और दूसरी बात हम ये भूल जाते हैं कि भारत के बाद में जब दूसरे देशों को निर्यात करने का वक्त आता है तो भारत ही वो देश होता है जब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के लिए सबसे ज्यादा निर्यात करता है। एक व्यवस्था हमारे देश में आई 1965 में, उस व्यवस्था का नाम है एपीएमसी। एक बिल पारित किया गया, एक आयोग, एक कानून बनाया गया कि एपीएमसी मंडियों के अंदर सीधा की सीधा किसान लेके आएगा और व्यापारी उसको खरीद करके प्रोसेसिंग करके किसान कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही एक व्यवस्था और आई, उसका नाम है हरित क्रांति। इस हरित क्रांति और एपीएमसी ने मिलकर के भारत को एक बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन स्थिति क्या हुई कि इस दोनों के बीच में छोटे छोटे जो व्यापारी थे, और छोटे छोटे जो जिनको व्यापारी का दर्जा नहीं मिला, छोटे छोटे जो लोग थे, उन्होंने एक दलाली का व्यवसाय चालू कर दिया और कंज्यूमर और व्यापारी यानी इंडस्ट्रियलिस्ट और किसान के बीच में मध्यस्थ बनकर के एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि कालांतर काल से लेकर के आज तक वो व्यवस्था एक परमानेंट व्यवस्था बन गई और उस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो किसान को हुआ और दूसरा हम लोगों का हुआ, कंज्यूमर का नुकसान हुआ। आज स्थिति हमारे देश में यह है कि बिचौलियों के कारण किसान ने उत्पादन किया और बिचौलियों के पास आया। किसान ने उत्पादन को 18 रुपए की एमएसपी के माल को 13 रुपया बेच दिया, लेकिन बिचौलियों के कारण जो माल बिकता है इंडस्ट्रीज के पास में वो 18 या 19 रुपए बिकता है, यानी बीज का 6 रुपया सीधा सीधा बीज के बिचौलिए खा गए और किसान को ना तो एमएसपी मिली, ना ही कंज्यूमर इंडस्ट्रियलिस्ट को या कंज्यूमर को अपने वस्तु का पूरा की पूरा लाभ मिला। स्थिति ये नहीं हो जाती है, स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण इसके बाद में एक और होती है कि भारत सरकार ने 17-18 में एक बिल पारित किया। उस बिल में कहा गया कि 25 कमोडिटियों को भारत में
एमएसपी फिक्स कर दी जाती है और जितना माल भारत के अंदर उत्पादन होगा उसका 25% भारत सरकार के माध्यम से खरीदा जाएगा। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की तारीख तक डेटा के अनुसार 6% से ज्यादा कभी भी माल नहीं खरीदा गया। इस देश के किसान को रोने के अलावा क्या दिया है इस संसार ने? मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि सरकार एक तरफ के लेके आती है कि 25% हम खरीदेंगे और उसका एमएसपी तय कर दिया जाता है, लेकिन एमएसपी तय करने के बाद में 6% खरीदा जाता है। और सोच लीजिए कि वो 6% किन लोगों का खरीदा जाता होगा। ये हमारे भारत के किसानों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए कितना दुखद का क्षण है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात बहुत अच्छी कहना चाहूंगा। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किसानों की बात सुनी और किसानों की बात सुनकर के आज ये सम्मेलन किया। इस सम्मेलन को अनेक बार भारत के किसानों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो समझने की बात है कि हमारे देश के अंदर जो किसान की स्थिति है, क्या मंडी में 14 रुपए बिकने वाला गेहूं, क्या 14 रुपए की लागत आती है? भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार में अपना स्थान ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसान को न्याय मिलेगा। आज हमारे किसान की लागत आती है 20 रुपया, हमारी एमएसपी कितनी है? 18 रुपया, और हमको मिलता कितना है? 14 रुपया। आज की तारीख में भी मंडियों का भाव देख लीजिए, एमएसपी 18 रुपये 40 पैसे और मिल रहा है 14 रुपया। आज की करंट डेट में भी देख लीजिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यदि भारत के प्रधानमंत्री जी हर छोटी सी बात पर ट्वीट कर सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री जी को भारत में रहने वाले कम से कम 70% किसानों की इस बात की भावनाओं को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अनेकों तर्क देकर के बातों को रोकना चाहती है। एक दूसरा तर्क मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जितना उत्पादन भारत सरकार को खरीदना चाहिए उसका 15 लाख मीट्रिक टन का भारत सरकार ने नियम निकाला कि इतना माल खरीदा जाएगा, लेकिन खरीदा कितना जा रहा है? 3 लाख मीट्रिक टन। आदरणीय श्रीमान महोदय, इस मंच के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो बिल है ये पूरी तरह से खारिज योग्य बिल है। स्टेट के आधार पर आप इसको समाप्त कर सकते हैं। हमारा सुझाव है कि न्यूनतम जो एमएसपी डिसाइड की गई है, कम से कम राजस्थान राज्य के अंदर उस एमएसपी से कम कीमत पर किसान का माल ना बिके, इस बात का कानून बनाया जाए। ये मेरा मांग है किसान की तरफ से कि किसान की जो कीमत है जो सरकार ने तय कर दी है उससे कम किसी प्रकार से यहाँ राजस्थान में ना बिके। दूसरा, जो राजस्थान में एग्रीमेंट हो, जो नियम इन्होंने बनाया है उस एग्रीमेंट में वही कानून व्यवस्था लागू हो जो कि पहले से चली आ रही है। कानून व्यवस्था में कोई बदलाव ना हो, क्योंकि हमें पूरी तरीके से मालूम है कि एसडीएम साहब किसान को अंदर घुसने भी नहीं देंगे। तीसरी बात है, बड़े पूंजीपतियों को सीमित रखा जाए, क्योंकि बड़े पूंजीपति पहले से इस देश के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से किसानों को शोषित कर चुके हैं। हमारा निवेदन है कम से कम ये व्यवस्था राजस्थान राज्य में ना हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे बीच में पीलीबंगा से ताल्लुक रखने वाले भंवर सिंह जी शेखावत भी हैं, जिन्होंने जैविक खेती को लेकर 14,000 किलोमीटर की यात्रा की है। आपसे अनुरोध है अपना उद्बोधन दें, लेकिन संक्षिप्त उद्बोधन की आपसे अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी, लालचंद जी कटारिया साहब व सभी मंत्रीगण, विधायकगण, किसान साथियों, किसान आदमी हूँ, प्रैक्टिकल काम करता हूँ, ज़्यादा कुछ आता नहीं है मेरे को, लेकिन मुद्दे की बात करूँगा। हमें सपना दिखाया गया था कि डबल आय होगी, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, और एक ऐसे मकर जाल में हमें फंसा दिया गया है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। 3 पॉइंट मेरे जो समझ में आए मैं उन पर बात कर रहा हूं। पहला, भंडारण की व्यवस्था इन्होंने बड़ी अच्छी कर दी है। इतनी अच्छी भंडारण की व्यवस्था कर दी
कि जो 1 बीघा जमीन पर खेती करने वाला है वो अपने जहां जिसके पास में एक मकान भी नहीं है उसको भी ये बोल दिया गया कि तू तेरा पूरा माल रख ले तेरे घर पर और जब रेट आएगा तब बेच लेना। हकीकत यह है ग्रामीण अंचल के अंदर किसान अपनी खेती करता है और अपना अनाज उगाता है, उससे पहले उसको बेचने की तैयारी चलती है। उसके घर पर खाना खर्चा भी नहीं पूरा हो पाता है, कहां भंडारण करेगा वो। ये भंडारण की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जो पैसे वाले लोग हैं पूरे देश का अनाज 2-3 फर्में ऐसी है पूरे देश का अनाज खरीद सकती है। सरकारों की जरूरत नहीं है, पैरेलल सरकार है। समझने की सबसे बड़ी बात है, अभी मैं हिमाचल प्रदेश में था, अभी हिमाचल प्रदेश जाके आया हूं, वहां पर 3000 किसानों से मिलकर आया हूं मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं गांव गांव ढाणी ढाणी तक ये लोग पहुंच चुके हैं। किसान को क्या लालच दिया जा रहा है कि तेरे को रेट ज्यादा देंगे, यह देने में सक्षम है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था, जियो का फोन हमें मुफ्त में दिया था, दिया कि नहीं दिया बताओ मुझे पहले ये। और आज यहां पर बैठे हैं, मेरे को लगता है 70% लोगों के पास जियो का कनेक्शन है, मेरे पास भी है। जियो का मुफ्त दिया गया और उसके बाद में हमें यह दिखाया गया कि लीजिए आप यूज करिए, सारी कंपनियों को खत्म कर दिया। आज 600 रुपए का डलवाना पड़ रहा है हमारे को, 600 रुपए का चार्ज करवाना पड़ रहा है। इसी तरीके से एमएसपी पर बात करते हैं। धान बीजा हुआ है मेरा खुद का, जैविक खेती करता हूं, पूरा मार्केट नहीं है, 16 रुपए किलो पीलीबंगा मंडी में मैंने तुलाया है। इस अगर मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा तो ये मोनोपॉलिसी किसकी चलेगी। किसान को आज 5000 रुपए की जरूरत है, कौन देता है भाई उसको। इस आधारभूत ढांचे के ऊपर पूरा का पूरा प्रहार किया जा रहा है। तीसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से थोड़ी हो रही है। मेरे पास जमीन नहीं है, मैं 1 बीघा जमीन के ऊपर खेती करता हूं, किसी पड़ोसी की जमीन लेकर के मैं काम करता हूं। सदियों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती आ रही है। अब नए लोग आएंगे, नए लोग आकर के जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको कहेंगे तू कितने में लेता है कि 2000 में, हम 3000 देते हैं, ले लेंगे वो। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और एग्रीमेंट कर लेंगे। माननीय, मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो किसान को समझने वाली बात है, आंकड़े नहीं समझने वाली बात है। आज मुझे एक बात बताइए कि 5 साल के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी जमीन ली है, क्या मैं उसका जैविक कार्बन बढ़ाऊंगा? क्या मैं उसकी मृदा की जांच कराऊंगा? क्या मैं उसको 3 साल तक उसका भूमि का शुद्धिकरण करूंगा? क्योंकि मैंने तो 5 साल के लिए जमीन ली है, और 5 साल के लिए जो जमीन लेगा वो उसका दोहन करेगा, वो किसी के उसको कोई मतलब नहीं है। आज भंवर सिंह की जमीन ली है, कल आपकी जमीन लेगा, वो नमक डाल करके खेती करेगा किसान भाइयों। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं, 3 स्टेट में मेरे साथ प्रैक्टिकल किसान जुड़े हुए हैं और सभी से मंथन चल रहा है। राजस्थान की हमारी भूमि के अंदर जैविक कार्बन 0.2.535 से ऊपर नहीं है, और जिसके अंदर जैविक की कल्पना करना असंभव, लगभग असंभव की बात है। और उस जमीन को 5 साल 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला आएगा, वो 3 साल तक उसमें हरी खाद बीजेगा, वो गोबर की खाद डालेगा, फिर कहेगा मैं इसमें खेती करूंगा। ये छलावा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा छलावा है हमारे साथ ये। तीसरी बात, इन्होंने कहा एमएसपी के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, रात के अंधेरे में अध्यादेश लाया गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बहस और चर्चा करने के बाद में बिल पारित होते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। चुपचाप ऐसे समय को चुना गया जिस समय सभी के घरों में लॉक लगा हुआ था, बाहर निकलने की आजादी नहीं। क्यों? अगर इनकी मंशा सही होती तो ये अंधेरे में क्यों लेके आते इसको। ऐसे समय को चुना गया कि आम पब्लिक के ऊपर रोक है, बाहर नहीं आ सकता, विरोध नहीं कर सकता, किसी से मिल नहीं सकता। इन्होंने कहा भंडारण करने का आपातकाल के अंदर आप भंडारण नहीं कर सकते, तो ये कौन सा समय चल रहा है। माफी चाहूंगा, मैं खत्म करना चाह रहा हूं, कोई बात नहीं। आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। यह न्याय तभी होगा जब गांव गांव, क्योंकि राजस्थान का किसान सोया हुआ है। बड़े दुख की बात है किसान भाइयों, मैं मीडिया के माध्यम से उन सभी किसानों का आह्वान कर रहा हूं, अब तो जाग जाओ, जागने का समय है ये।
अगर अब नहीं जागे, और एक बात और बताता हूं, 2024 का चुनाव यह कह के लड़ा जाएगा कि देखो हमने आपको एमएसपी का रेट दे दिया। आज कह के जा रहा हूं इस मंच के माध्यम से, मिलेगा आपको एमएसपी का रेट भी देंगे ये लोग, लेकिन आपको पूरा तला करके देंगे और उसके बाद में कुछ भी नहीं देने वाला है। कोई नहीं जाएगा ढाणी के अंदर लेकर के देने के लिए। आज हमारी व्यवस्था, कितने लोग हैं जो मंडियों में जाकर के माल बेचते हैं, गांवों में माल बिकता है। तो समय कम है, समय की मर्यादा रखते हुए इस आपने जो आयोजन किया है, ये आयोजन इस पंडाल में ना रह करके गांव गांव, ढाणी ढाणी, क्योंकि राजस्थान का किसान सोया हुआ है। अगर आप इसे जगाने का प्रयास, और पूरी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और हमारे पास कोई है ही नहीं, दल ही नहीं है, किसके आगे हम फरियाद करें। कांग्रेस पार्टी अगर आज जागृत होकर के इस मुहिम को जन आंदोलन का रूप लेकर के करती है, तो राजस्थान का किसान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तैयार है। धन्यवाद।